बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे हमेशा मैसेज करके ये कहते हैं कि हम लोग हमेशा मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस को किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि वो आर्ट को एक सब्जेक्ट ड्राइंग से रिलेट करके समझते हैं। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? तो आपकी ये प्रॉब्लम इस वीडियो के एंड तक पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी कि आर्ट ड्राइंग नहीं है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास तीन नेचर होते हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सेकंड, मैनेजमेंट एज ए साइंस। और थर्ड होता है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। लेकिन हम लोग इस स्लाइड के अंदर, इस लेक्चर के अंदर सिर्फ आर्ट और साइंस को ही स्टडी करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने क्लास 9-10 के अंदर जब भी हिस्ट्री पढ़ी तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग सब करते थे। इसका मतलब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ये एक एंशियंट टाइम की प्रैक्टिस है। हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट हैज बीन अराउंड सिंस सिविलाइजेशन बिगिन। मतलब जब से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से मैनेजमेंट आ ही रहा है। मैनेजमेंट चलता चला रहा है सिविलाइजेशन के साथ साथ। मतलब मैं ये कह सकता हूं सिविलाइजेशन और मैनेजमेंट, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है। आज की डेट में मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, मैनेजमेंट से रिलेटेड नई नई स्टडीज को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। और समय के साथ साथ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिलेशनशिप डेवलप किया है मैनेजमेंट का। और ये जो रिलेशनशिप है ये बेसिकली तीन टॉपिक से उन्होंने बनाया है, आर्ट से, साइंस से, प्रोफेशन से। मतलब मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट की जो स्टडी निकाली है उसमें एक रिलेशनशिप निकाले हैं, और वो रिलेशनशिप जो है तीन टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। और इसी को ही हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आपको आर्ट है ये बताना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी इनका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आपको स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले मीनिंग ऑफ आर्ट लिखना है। फिर आप स्टेप 2 के अंदर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट लिखेंगे। देन स्टेप 3 में आप लोग फीचर्स ऑफ आर्ट लिखेंगे। स्टेप 4 में आप लोग रिलेशन लिखेंगे आर्ट और मैनेजमेंट का। देन फिफ्थ स्टेप के अंदर आप अपना फाइनल कंक्लूजन देंगे। तो रिमेंबर, अगर आपसे ये डायरेक्ट पूछते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आपको ये 5 स्टेप्स के अंदर आंसर लिखने हैं। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं आर्ट है क्या। सी, मैं आर्ट सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट स्किल्स की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली आर्ट एक स्किलफुल एप्लीकेशन है, पर्सनल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज की। आप इसको ऐसे समझिएगा, दो सिंगर हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं, आप दोनों को सॉन्ग गाने के लिए कहें, दोनों सॉन्ग गाएंगे लेकिन अपने अपने तरीके से गाएंगे। दोनों को कोई रिलीजियस सॉन्ग दीजिएगा, पॉप सॉन्ग दीजिएगा, दोनों का अपना अपना मेथड होगा सॉन्ग को गाने का। ऐसे ही मैं दो पेंटर को ड्रॉ करने के लिए कहता हूं कोई भी एक इमेज, सपोज करिए मैं उन्हें कहता हूं कि कोई एक विलेज सीन बनाए, आप देखेंगे वो दोनों पेंटर विलेज सीन बना रहे हैं लेकिन दोनों के बनाने का तरीका अलग अलग। इसका मतलब आर्ट जो है अपने आप में एक स्किलफुल है और पर्सनल एप्लीकेशन है। मतलब स्किल्ड आदमी करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं उसको, ताकि डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव किया जा सके। अब एक छोटी सी बात होती है, आप देखिएगा अगर हम किसी भी आर्ट स्ट्रीम की बात करते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है, चाहे वो आर्टिशियन वर्क है,
चाहे वो मैजिशियन वर्क है, कुछ भी है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं स्टडी है। और इसके बाद इनमें जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, ये सब चीजें हमारी आर्ट को तो हमारा फर्स्ट फीचर है आर्ट का एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आप लोग खुद देखिए, हर एक आर्टफुल आर्ट स्किल्स के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो डांस है, चाहे वो म्यूजिक है, कहीं ना कहीं इनके सुपर एक्सपर्ट्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डांस में बिरजू जी महाराज, म्यूजिक के अंदर ए आर रहमान जी। अब होता क्या है, बिरजू जी महाराज ने कुछ कथक से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस को एक लिटरेचर की फॉर्म में बनाया, और यही एक्सपीरियंसेस जो उनके लिटरेचर की फॉर्म में है, यही आने वाली जनरेशन के लिए एक थ्योरेटिकल नॉलेज बन जाती है। तो सीधी सी बात है, आर्ट के अंदर हमारे कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, और ये थ्योरेटिकल नॉलेज उनके एक्सपर्ट्स के थ्रू आती है। एक्सपर्ट्स जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी रिसर्च को एक लिटरेचर की फॉर्म में लिखते हैं, और आगे वाली जनरेशन उन्हीं एक्सपीरियंसेस, उन्हीं लिटरेचर को पढ़ती है, और वो अपने आप में एक थ्योरी नॉलेज बन जाती है। अब आप देखिएगा, डांस के अंदर लिटरेचर है, पब्लिक स्पीकिंग जिसे आप लोग मास कॉम बोलते हैं, उसमें भी लिटरेचर है, एक्टिंग, म्यूजिक, इन सब के अंदर लिटरेचर। मतलब अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो आपके पास 6 साल का एक कोर्स है, और उसके अंदर लिटरेचर है। लिटरेचर में बकायदा आपको रिटन एग्जाम मिलेगा, और आपको उसे पास करना होगा। मतलब आप कोई भी स्किलफुल स्ट्रीम में जाएं, आपको उसमें लिटरेचर मिलेगा ही मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आप कभी भी नोटिस करिएगा, मैं दो डांसर को एक ही सॉन्ग पर डांस करने के लिए कहूं, दो कथक के डांसर्स को एक ही सॉन्ग पर बोलूं कि आप डांस करिए, या दो ड्राइंग के टीचर्स को या ड्राइंग के स्टूडेंट्स को बोलूं कि आप एक विलेज सीन डिजाइन करिएगा, आप देखिएगा आपके पास दो डांसर हों, दो स्पीकर हों, दो एक्टर हों, दो राइटर हों, लेकिन उनका डेमोस्ट्रेशन स्किल्स हमेशा अलग रहेगी। मतलब अगर मैं दो लोगों को कथक करने के लिए कहता हूं किसी एक सॉन्ग पर, तो वो दोनों कथक तो करेंगे, मगर उनका डेमोस्ट्रेट करने का तरीका अलग अलग होगा। इसका मतलब हम लोग जो भी आर्ट में सीखते हैं, उसे हम पर्सनलाइज्ड फॉर्म में डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, अपने तरीके से उसे डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। आप एक लाइव एग्जांपल लीजिएगा, आप इस सब्जेक्ट को 10 टीचर से समझें। हर एक टीचर लिटरेचर तो सेम पढ़ाएगा, बट उसके पढ़ाने का तरीका हर एक का बिल्कुल अलग होगा, एक दूसरे से मैच करेगा ही नहीं। इसका मतलब डेमोस्ट्रेशन जो है हर एक की पर्सनल परसेप्शन पर बेस्ड है। The use of their basic knowledge varies from individual to individual. Art, therefore, is a very personalized concept. Now, the next is based on practice and creativity. आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, आप एक बहुत अच्छे मैजिशियन बनना चाहते हैं, आप एक बहुत अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छे सिंगर, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, क्या बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप प्रैक्टिस ही ना करो और आप सोचो यू मस्ट हैव अ टैग कि आप तो वन ऑफ द बेस्ट डांसर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी आर्ट स्ट्रीम के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आर्ट अपने आप में खुद एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ये सारा का सारा क्रिएटिव पर भी बेस्ड है। मतलब आपको देखिएगा, जितने भी म्यूजिशियन होते हैं वो सारे के सारे वही 7 सुर सीखते हैं, सारे गामे पा सॉरी सारे गामा पाधा निसा, लेकिन उन सबका कॉम्पोजिशन जो होता है सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग है। मीन्स सारे म्यूजिशियन उन्हीं 7 सुर की प्रैक्टिस करते हैं, मगर सबकी क्रिएटिविटी अलग अलग है, तो सबका डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग है। However, what makes the composition of a musician unique or different in his use of these notes in a creative manner, that is entirely his own interpretation. वही कि जितने भी म्यूजिशियन हैं ये सारे के सारे 7 नोट्स पर बेस्ड हैं, लेकिन सब के सब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और यही उनकी यूनिकनेस है। ठीक है, नेक्स्ट
अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि जब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, पहले स्टेप में आर्ट का मीनिंग आएगा, दूसरे स्टेप में मैनेजमेंट का आएगा, तीसरे में आर्ट के फीचर आएंगे, और चौथे स्टेप में हम कंपेयर करेंगे आर्ट और मैनेजमेंट दोनों को। अगर हमारा आर्ट और मैनेजमेंट दोनों कंपेयर हो जाता है और हमें लगता है कि आर्ट के सारे पॉइंट्स जिसे हम लोग फीचर्स कहते हैं मैनेजमेंट से मैच करते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट आर्ट के जैसा माना जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं, ठीक है ना, वो जो अपनी डे टू डे जॉब करते हैं, उसमें उनकी भी अपनी एक स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। आप खुद देखिएगा, जितने भी एमबीए पढ़ के आते हैं उन सबके पास लिटरेचर होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर आर्ट के अंदर हम बिरजू जी महाराज जी का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग एमबीए के अंदर भी लिटरेचर पढ़ रहे हैं। In simple words, successful manager learn and uses management skill in their daily work by studying, observing and gaining experience. जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स को डे टू डे में अपनी स्टडी के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से यूज करते हैं। दे स्पेशलाइज इन देयर एरिया। देखो, मैनेजर अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं, ठीक है ना, कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर्स होते हैं अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ मार्केटिंग में, कुछ फाइनेंस में, कुछ ह्यूमन रिसोर्स में, और अल्टीमेटली इन्होंने एक्सपर्टीज लेने के लिए इस फील्ड के अंदर थ्योरी को लर्न किया। तो इसका मतलब जो हमारा पहला फीचर था, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, वो हमारा मैच कर गया। सेकेंड है, manager uses what they have learned and their knowledge to deal with their situation, issues, problem in their own way. एक सिंपल सा एग्जांपल है, दो पर्सन है, एक है सोनू और एक है मोनू, और दोनों के दोनों आईआईएम ए से पढ़े हुए हैं। सोनू लगा है कंपनी एक्स में और मोनू लगा है कंपनी वाई में। बट आपको देखेगा, पढ़ाई भले इन्होंने सेम कॉलेज से करी है, सेम लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन अपनी अपनी कंपनी में आने वाली प्रॉब्लम्स को ये अपने तरीके से हैंडल करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अ गुड मैनेजर यूजेस अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिसिंग बीइंग क्रिएटिव, मतलब ये अपनी प्रैक्टिस, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशंस का यूज करेंगे और आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और नए नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, people studying management also use their ideas, but how will they do it depends on their creativity। मतलब दोनों का आइडिया है कि दोनों अपनी अपनी कंपनीज को ग्रो कराएं। ये चाहते हैं कंपनी 20% से राइज करें, वाई भी चाहते हैं कंपनी 20% से राइज करे, लेकिन दोनों इस ग्रोथ को अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग बनाएं। अब अगर आप देखें, जितने भी मैनेजर्स होते हैं दे हैव लर्न, मतलब जितने भी मैनेजर्स होते हैं कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिटरेचर पढ़ कर आए हुए होते हैं। वो अलग अलग सिचुएशंस, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस को देखते हैं और अपने खुद के आइडियाज के अकॉर्डिंग उनको हैंडल करते हैं। दिस मेक्स डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। और जब वो अपने अपने तरीके से अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करते हैं और यही उनका अपना मैनेजमेंट स्टाइल हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम प्रीवियस स्लाइड पर जाते हैं। सोनू ने 20% ग्रोथ के लिए यह सोचा कि हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और मोनू ने 20% ग्रोथ के लिए सोचा कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करेंगे। मतलब आपको देखिएगा, दोनों का मोटिव एक है, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी है। एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके ग्रोथ दे रहा है और एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ग्रोथ दे रहा है, और ये जो इनकी अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी है, यही इनका मैनेजमेंट स्टाइल बन जाता है। फोर्थ स्टेप हमारा है कंक्लूजन। अब अगर आप देखें, जो एक अच्छा मैनेजर होता है वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है, वो बहुत ज्यादा लर्न होते हैं, उनमें अच्छी क्वालिटीज होती है, और
वो मोटिवेट करते हैं लोगों को, उनमें क्रिएटिविटी होती है, तो एक तरीके से वो अपने आप में सारी क्वालिटीज रखते हैं। दे वॉन्ट टू ग्रो देमसेल्फ। एक अच्छा मैनेजर अपनी ग्रोथ तो चाहता ही चाहता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी वो चाहता है। ऑल मैनेजर्स फॉलो द सेम बेसिक आइडिया। सभी मैनेजर्स के पास आइडियाज तो वही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कराओ, एम्प्लॉय सारे सेटिस्फाइड हैं, कोई क्योज ऑर्गेनाइजेशन में ना, आइडियाज तो सबके पास सेम ही होते हैं। बट व्हाट मेक्स बेस्ट वन स्टैंड आउट दैट दे रियली गुड एट एक्चुअल यूजिंग आइडियाज टू गेट देयर थिंग्स। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि वो उन आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। And from the above discussion we can say management is an art। मतलब हमारे जितने भी आर्ट के फीचर्स थे वो सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेट हो गए। आर्ट में हमने कि जितने भी आर्टिशियंस होते हैं वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस रखते हैं, चीजों को अपने हिसाब से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने सीखा कि मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी आइडियाज मैनेजर लेकर आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो के लिए। आर्ट में हमने सीखा कि वहां पर लिटरेचर होता है, तो यहाँ भी हमने सीखा कि अलग अलग बड़े बड़े जितने भी आईआईएम वगैरह ऑर्गेनाइजेशन है वहां से स्टूडेंट जब पढ़ के आते हैं लिटरेचर पढ़ के आते हैं। तो हमारे सारे के सारे आर्ट और मैनेजमेंट के पॉइंट्स मैच होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही सबसे पहला स्टेप हमारा साइंस का मीनिंग। साइंस एक बहुत ही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर आप देखिएगा साइंस के अंदर ना बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि अगर आपको केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अगर आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है तो आप बॉटनी में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ साइंस हमें कुछ जर्नल ट्रूथ के बारे में भी बताता है, लॉस के बारे में बताता है। जर्नल ट्रूथ के बारे में हमारा हो गया कि जैसे गोल्ड इज येलो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका को गोल्ड पिंक है, ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर्पल कलर का है, इंडिया को गोल्ड येलो। इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, गोल्ड इज येलो। और इसके अलावा कुछ हमें जनरल लॉ बताते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक तरीके से साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये हमें ट्रुथ बताता है और हमारे पास इसके थ्रू कुछ जनरल लॉज भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ साइंस की। सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन है नॉलेज का। इतना बड़ा कलेक्शन है कि हमने इसको बहुत सिस्टम से करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया। इसके अलावा टॉपिक वाइज अलग अलग करा, क्लासेस में अलग अलग हिसाब से डिवीजन करा। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं। व्हेन थिंग्स हैपन देयर यूजुअली अ रीजन दे हैपन। मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। आप खुद देखिएगा, अगर एक ट्री से कोई एप्पल नीचे गिर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। लाइक व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री इट इज बिकॉज समथिंग कॉल्ड ग्रेविटी। तो अगर कोई एप्पल पेड़ से नीचे गिर जाए तो ग्रेविटी है। तो इसका मतलब हमें साइंस रीजन बताता है कि किस वजह से कौन सी चीज हो रही है। ग्रेविटी क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो हर एक चीज को डाउनवर्ड्स पुल करती है, ग्राउंड की साइड पुल करती है। साइंस हेल्प अस फिगर आउट दीज रीजंस फॉर व्हाई थिंग्स हैपन। साइंस की वजह से हमें यह पता लग जाता है कि चीजें वर्ल्ड में, यूनिवर्स में क्यों हो रही है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। आप खुद एक बात ऑब्जर्व करें, क्लास 11th में, 9th में, 10th में बच्चों को एक्सपेरिमेंट से करने सिखाए जाते हैं साइंस के अंदर। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माइंड में कोई थॉट लेकर आएंगे, कोई भी, और उसके बाद अपने आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप खुद देखिएगा, पहली बार जब किसी ने ये सोचा होगा कि मैं कांच से लाइट दूंगा, तो डेफिनेटली ये सबसे पहले कोई थॉट आया होगा और उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए होंगे और उसके बाद हमारे सामने बल्ब का इन्वेंशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन में लेते हैं और उसके बाद अलग अलग कंडीशंस में उन्हें टेस्ट करते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में यूनिवर्सल वैलिड है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंडिया में भी वैलिड है, वो अमेरिका में भी वैलिड है, वो कनाडा में भी वैलिड है, सब जगह वो वैलिड है।
तो हम लोगों ने अभी तक फीचर्स ऑफ साइंस पढ़े हैं, अब हम लोग कंपेयर करेंगे साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आप खुद देखिएगा, आप जब एमबीए करेंगे तो बकायदा आपके पास मार्केटिंग का लिटरेचर अलग होगा, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लिटरेचर अलग होगा, आपके पास टैक्सेस के लिटरेचर अलग होंगे। इट हैज इट्स ओन स्पेशल थ्योरीज। मैनेजमेंट की अपनी अलग थ्योरी हैं, अपने रूल्स हैं दैट पीपल हैव लर्न ओवर टाइम। और मैनेजमेंट बहुत टाइम से लोग सीखते चले आ रहे हैं। बट इट ऑल्सो टेक्स आइडियाज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथ। और मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम दूसरे सब्जेक्ट से भी आइडियाज लेते हैं। जस्ट लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, वी ऑल यूज सेम वर्ड्स टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट them। क्रिकेट में कुछ टर्म्स होते हैं, हम आपस में बात करते हैं और उन टर्म्स के बेस पे आउट हो जाना, ठीक है ना, या बोल्ड हो जाना, गुगली गेंद फेंकी है, ये सब टर्म्स हम लोग क्रिकेट की सुनते हैं, समझते हैं और आपस में बात करते हैं। प्लेयर्स यूज दोज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और इवन देन जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं ये भी इन टर्म्स का यूज करते हैं आपस में बात को करने में। इन द सेम वे मैनेजर्स नीड टू यूज अ कॉमन सेट ऑफ वर्ड्स टू टॉक एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। तो जैसे क्रिकेट की अपनी वो कैब है, डॉक्टर्स की अपनी वो कैब है, ऐसे मैनेजर्स की भी अपनी वो कैब है। जैसे आप लोगों ने पहले एक वर्ड पढ़ा था ऑल परवेसिव, तो ये हमारे मैनेजमेंट की वो कैब है। दिस मेक्स इट इजियर फॉर देम टू वर्क टुगेदर। अब मैनेजर जब अपनी वो कैब में आपस में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए काम करना इजी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको देखिएगा, अगर हम साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, बहुत टाइम से उन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत टाइम से हम उन पे रिसर्च करते हैं, तभी वो हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कोई एक रात में तैयार नहीं हुए, बहुत समय लगा इनको तैयार होने में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करी गई और अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, तो हमने देखा कि डिसिप्लिन मेंटेन करके आउटपुट इंक्रीज हो गया। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्व करा और उससे हम लोगों ने इसे प्रिंसिपल बना दिया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन यहां पर एक फर्क है साइंस और मैनेजमेंट में। देखो, साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं वो सारे के सारे लैब में होते हैं। ये देखिएगा, ये एक लैब है जिसके अंदर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बीइंग पर हो रहा है। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट आदमियों से डील करता है, एंड ह्यूमन बिहेवियर। आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट का एक एक्सपेरिमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो दूसरे में भी काम करेगा। क्यों? जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस प्रिंसिपल ने काम करा है, एक्सपेरिमेंट ने काम करा है, हो सकता है वहां पर मैन पावर की सिचुएशन कुछ और है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है। मतलब इंडिया में जो स्टाफ है इनकी कंडीशंस कुछ हो रहे हैं, अमेरिका के स्टाफ की कंडीशंस कुछ हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट अलग अलग जगह वेरी कर जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अपने आप में एक इनएग्जैक्ट साइंस है। इनएग्जैक्ट साइंस क्यों है? साइंस के एक्सपेरिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में एक जैसे आउटकम देते हैं, जबकि मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग सिचुएशंस में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है व्हाई डज मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस, आप लोग क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा इसका आंसर लिखेंगे। Now the next is, since the principle of management are not as exact as the principle of science। अब देखो फर्क आ गया। साइंस के प्रिंसिपल पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे। अगर वाटर का कॉम्पोजिशन H2O है तो वो पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। लेकिन मैनेजमेंट मिलिट्री में अलग होगा,
हॉस्पिटल्स में अलग होगा, स्कूल्स में अलग होगा। इसका मतलब मैनेजमेंट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल, उनका एप्लीकेशन यूज यूनिवर्सल नहीं होता। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। मैनेजमेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं। कोविड से पहले सारा का सारा ऑफलाइन मोड था, कोविड में ऑनलाइन हुआ, जबकि एक्सपेरिमेंट बिफोर कोविड आफ्टर कोविड आप जो कर रहे थे उनके आउटकम सेम है, बट मैनेजमेंट वेरी कर गया। However, they provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situations. But management एक चीज बहुत अच्छी करता है कि मैनेजर्स को कुछ टेक्निक्स बताता है जो अलग अलग सिचुएशंस में लगाकर वो अपना आउटकम ले जाते हैं। इमेजिन यू हैव अ सेट ऑफ रूल फॉर अ गेम, ठीक है ना। दीज रूल्स हेल्प एवरीवन नो हाउ टू प्ले। आप क्रिकेट खेलें, सोसर खेलें, कोई भी गेम खेलें, उनके कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स पर आप उस गेम को खेलते हैं और वो रूल्स आपको गेम खेलने में हेल्प भी करते हैं। बट समटाइम्स यू माइट चेंज अ लिटिल बेस्ड ऑन वेयर यू आर प्लेइंग और हु यू आर प्लेइंग विद। होता क्या है, बट कई बार आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? आप अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं और आप किसके साथ गेम खेल रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए। सेम मैनेजमेंट में होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंजेस लेकर आते हैं और सामने वाले स्टाफ के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट में चेंजेस लेकर आते हैं। इन सब फीचर्स के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप में एक इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से डील करता है और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। आउटकम जो होता है इन एक्सपेरिमेंट्स का हमेशा एक्यूरेटली नहीं आएगा, समय के साथ पर्सन के साथ वो बदल जाएगा। इसलिए हम मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको ये बताना है मैनेजमेंट दोनों है, साइंस आर्ट, क्या ये बात सही है? तो अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट में दोनों के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, साइंस के भी और आर्ट के भी। कैसे? साइंस जो है नॉलेज है और आर्ट जो है किसी भी काम को करने की पर्सनल एप्लीकेशन, ठीक है। वन कैन नॉट बिकम एन एफिशिएंट मैनेजर सिंपली विद द नॉलेज। मतलब एक मैनेजर है, ये सोनू साहब है और ये आईआईएम से पढ़कर आए हैं। तो आपको क्या लगता है खाली स्टडी उनको मैनेजर बनाएगी? बिल्कुल भी नहीं। एक सिर्फ मैनेजर पढ़ा लिखा नहीं होता, वो पढ़ने के बाद जो भी लिटरेचर पढ़ा है उसको पर्सनलाइज्ड फॉर्म में अप्लाई करता है। तो मतलब स्टडी साइंस और उसको पर्सनलाइज्ड फॉर्म में अप्लाई करना। He must have creative reserve through practical knowledge and skills. Thus, management has an art and a science are not mutually exclusive but are complementary. तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट अपने आप में आर्ट है, लेकिन ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री भी है साइंस के साथ। मतलब इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आती है, साइंस की भी और आर्ट की भी। जैसे कि मैंने बताया सोनू पढ़ लिख कर आए हैं, एक पढ़े लिखे मैनेजर हैं, ये काफी नहीं है। उस चीज को प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी की फॉर्म में डेमोन्स्ट्रेट करना, अप्लाई करना, उस नॉलेज को स्किलफुल अप्लाई करना, यही इनको एक अच्छा मैनेजर बनाता है। नाउ दिस इज सेल्फ एनालिसिस सेशन। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव बीन इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आपको बताना है ये कौन से नेचर ऑफ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं साइंस की। अगर आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट की बात हम सिर्फ साइंस में ही करते हैं। एवरी मैनेजर हैज इट्स यूनिक वे मतलब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये बात हम आर्ट में करते हैं। मैनेजर इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स की बात भी हम लोग आर्ट के अंदर ही करते हैं। सो होपफुली आई होप कि ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मुझे बोलते हैं कि सर हम आर्ट को ड्राइंग की फॉर्म में समझते हैं और वहीं पर ही वो मैनेजमेंट के साथ उसे रिलेट नहीं कर पाते। यहां पर मैंने आपको वो वाला डाउट क्लियर किया कि आर्ट कोई सब्जेक्ट ड्राइंग नहीं है, ये स्किलफुल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। होपफुली आप इसको घर पर पढ़ेंगे, इसके आप टाइम टाइम पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसकी रीडिंग करिएगा। थैंक यू।